खाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्ब्स का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। मैंने पहले भी बोला था कि अगर हम इनफ कार्ब्स नहीं खाएंगे तो हमारा प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स की जगह हमारे कार्ब्स का काम करेगा। हम्म, हर हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का अपना रोल है। अगर इम्बैलेंस करेंगे तो दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट अपना काम छोड़ के उस फिर दूसरे का काम दूसरे कर। का काम करने लग जाएगा। हाँ। सो प्रोटीन हम खा तो बिल्डिंग ब्लॉक्स के रहे हैं, ग्रोथ के लिए खा रहे हैं, हाँ। लेकिन क्योंकि हम कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम आधी अधूरी नॉलेज इज मोर डेंजरस। हम हम्म। कार्ब को अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रोटीन जो उसका काम है नहीं करेगा, वो अपना काम छोड़ के कार्ब्स का काम करेगा। ओके। सो गुड कार्ब्स जिसमें रिफाइंड नहीं होने चाहिए हम्म। कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा, सूजी, ये हम्म। सारी चीज़ें नुकसान करती हैं। होल व्हीट फ्लावर है, मिलेट्स हैं जिसमें हाई फाइबर और न्यूट्रिएंट्स बराबर हम्म। से माए हैं, वो कार्ब्स खाने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आलू कई लोग बहुत खराब कहते हैं, हाँ। आलू खराब नहीं है, लेकिन आप ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ बनाएं। हम्म। आलू में क्योंकि फाइबर नहीं होता, तो हमेशा उसका कॉम्बिनेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें फाइबर है। ओके, तो आलू में फैट होता? आलू में फैट नहीं होता, नहीं होता? आलू में कार्ब होता है। सो बेसिकली मोहित क्या है कि अगर हम कार्ब कम खाएंगे तो प्रोटीन कार्ब का काम करेगा, हाँ। और कार्ब ज्यादा खाएंगे तो वो कार्ब फैट में कन्वर्ट होकर हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है हाँ। फॉर फ्यूचर। हाँ, इसीलिए आपने बोला कि बैलेंसिंग डाइट। इसलिए मैंने कहा कि बैलेंसिंग, हर रोल, हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का अपना रोल है, हम्म। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का अमाउंट फिक्स है। सो हम्म। कार्बोहाइड्रेट अगर मैं कहती हूँ तो ऑलमोस्ट 50% हमारे खाने का कार्बोहाइड्रेट है। हम्म। इंडियंस की बात मैं कर रही हूँ, बिकॉज हमारी डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच है। ओके। अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो उनकी डाइट कार्बोहाइड्रेट रिच नहीं है, लेकिन हम्म। अगर हम इंडियंस की बात करें तो हमारी डाइट कार्ब रिच है। तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ अ डाइट शुड बी कार्बोहाइड्रेट, 20 to 25% प्रोटीन होता है, हम्म। 20% के आसपास फैट होगा, गुड फैट्स, और उसके बचा हुआ जो होता है वो वाइटामिन, मिनरल्स, दूसरे फाइबर, ये सारी ओके, चीज़ें, बाकी का तो बचा हुआ इनके पार्ट कुछ होता है। आप सोर्सेज बता सकते हैं? सो मैंने जैसे कार्ब्स की बात करी, हम्म। सो सीरियल्स हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्ब होता है, और वेजिटेबल्स। ओके। सो जितनी भी रूट वेजिटेबल्स हैं, हम्म। स्वीट पोटैटो, पोटैटो जो ज़मीन के अंदर होती हैं, वो हम्म। सारी कार्बोहाइड्रेट रिच होती हैं। ओके। तो वो हो गई, सारे सीरियल्स हो गए हमारे, हम्म। सारे अनाज। मिलेट्स जिनको हम आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हम्म। तो बाजरा, मक्की, ज्वार, मक्की नहीं सॉरी, बाजरा, क्यों, ज्वार, मक्का क्यों रागी। नहीं? मक्का मिलेट नहीं है, मक्का अनाज है। अच्छा। गलती से मैंने मिलेट्स में बोल दिया। तो ओके। ज्वार, बाजरा, रागी, ये हाँ। सारे जितने भी हैं, ये अनाज हमारे सारे, ये सारे हमारे गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर हम इसको रिफाइन कर देते हैं, जैसे मैदा, सूजी हमने बना दी, हाँ। तो वो रिफाइंड है, में से हमने रिफाइनिंग के प्रोसेस से भी नुकसान है। और दूसरी बात, उसमें विटामिन, मिनरल्स, फाइबर सब कुछ हम डिप्लीट करके मैदा, सूजी बनता है। हाँ, वो तो है ही। तो रिफाइंड हमको नहीं खाना, हम्म। हमको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ जो सोर्सेज मैंने बताया वो खाने। एट द सेम टाइम फाइबर की रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल अडल्ट के लिए ऑलमोस्ट 25 to 30 ग्राम्स होती है, जो हमको हमारे नॉर्मल डाइट से मिल सकती है अगर हम गुड पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते हैं। फ्रूट्स भी एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर खाने होते हैं। फ्रूट्स भी लिमिटेड? फ्रूट्स भी लिमिटेड, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा शुगर रिच होते हैं। सारे फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स? सारे फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर होती है, बट क्योंकि फाइबर अच्छा होता है, बट वो तो नेचुरल शुगर है ना? दैट्स व्हाट। लेकिन नेचुरल शुगर भी हमको एक लिमिट, सी अगर अच्छी चीज़ है हाँ। तो मैं उसे अनलिमिटेड थोड़ा ना खा सकती हूँ, वो हमको नुकसान ही देगी। यानी कि उसकी भी एक लिमिट है। उसकी भी एक लिमिट है, हर चीज़ का एक बैलेंस हमारे उसमें सेट है। सो फ्रूट्स मैक्सिमम 2 दिन के हमारी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत है। हम्म। कई लोग बोलते हैं वाटरमेलन बहुत अच्छा है, हम तो हाँ। सिर्फ वाटरमेलन ही खाते हैं। वाटरमेलन का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक फैक्टर होता है जो खाने के बाद कितनी शुगर को बढ़ा रहा है, वो हाँ। उसका इंडेक्स होता है कि कोई भी फूड खाने के बाद आपकी ब्लड में शुगर कितनी बढ़ा रहा कितनी बढ़ा रहा है, है? हाँ। वो इंडेक्स को हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। सो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाटरमेलन का इतना हाई है कि अगर मैं सोचूं तो मैंगो से भी हल्का सा ज़्यादा ही है। डायबिटीज़ वाले मैंगो तो छोड़ देते हैं, हाँ, वाटरमेलन नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि वो तो सोचते हैं ये तो पानी है। ये तो पानी है, हाँ। ऐसा नहीं है। तो ये हार्मफुल है। इससे क्या क्या हो, अगर ज्यादा वाटरमेलन खाए तो उससे क्या डिजीज हो सकती है? सी एक दिन ज़्यादा खाने में दिक्कत नहीं है, बट अब मैं रेगुलर बेसिस पे तो मेरी ब्लड शुगर लेवल्स, मेरी वो शुगर ही गई ना, उसको हम्म, मैंने काउंट नहीं करा है शुगर। तो फिर वो शुगर हो सकती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक दिन मैंने वाटरमेलन ज़्यादा खाया तो शुगर हो नहीं, एक सकती है। दिन नहीं, लाइक डेली बेसिस में खा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। शुगर, ब्लड शुगर का बढ़ना आपका एक कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। इट्स नॉट लाइक कि खाने से डायरेक्टली रिलेटेड है, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, हम्म। आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड है। सो खाने पीने का डायरेक्ट इफेक्ट आपको कोई डिजीज नहीं करेगा, बट इट लॉन्ग टर्म में आपके लिए हेल्दी नहीं है।
ओके, To eat extra and excess is not healthy for you. बट चांसेस है डिजीज होने के। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में गलत करते जा रहे हैं, गलत करते जा रहे हैं, तो वो ऐड होता जा रहा है। सो हाँ, मे बी 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स डाउन द लाइन जो आपकी डिजीज होती है उनमें इसका एक रोल होगा। डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, बट इस सब का अपना अपना रोल प्ले करते हैं आपकी अनहेल्थी होने में। ओके, नाउ हम बात करते हैं फैट की। हम्म, फैट भी बहुत तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और ट्रांस फैट। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि फैट सही है बॉडी के लिए या गलत है? जैसे मैंने बोला कि 20% रिक्वायरमेंट हमको फैट की है। हम जो भी खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स को छोड़ दो, लेकिन अनाज हो गया, दालें हो गई, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, उन सब में अपना फैट है। जीरा है, जो हम स्पाइसेस यूज करते हैं, उन सब में अपना फैट है। जीरा उसमें कैसे, कहाँ होगा फैट? सब चीज में, ईच एंड एवरीथिंग। दूध पी रहे हैं उसमें फैट है। हाँ, अनाज खा रहे हैं, दालें खा रहे हैं, स्पाइसेस जो हम यूज कर रहे हैं, जो हम नट्स खाते हैं, अखरोट, बादाम, जो हम सीड्स खाते हैं, जैसे आजकल लोग पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, सब सीड्स खा रहे हैं, इन हाँ। सब में फैट है। सो अगर हम इस सारे को कैलकुलेट करें तो 25% या 20% हम फैट खा सकते हैं। लेकिन लोग इसको कंसिडर नहीं करते, जो विजिबल फैट है उसको 20% खा लेते हैं। सो घी तेल की अपनी इम्पोर्टेंस है। घी एक लिमिट में इज़ वेरी गुड। हाँ। घी भी अनलिमिटेड नहीं खाना है आपको। सोर्स का, क्योंकि आजकल इतनी मिलावट का टाइम है, हाँ। सोर्स का ध्यान रखें। तेल जो भी आपका लोकल ऑयल है विच इज़ कोल्ड प्रेस्ड, दैट इज़ द मंत्रा। रिफाइंड ऑयल्स किसी भी तरह के आप ले लो, अच्छे से अच्छा आप ले लो, रिफाइंड ऑयल हमेशा नुकसान करेगा। और घानी का तेल जो हम बोलते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कच्ची घानी का कच्ची तेल, घनी का हो। वो कोल्ड प्रेस्ड है। वो जो लोकली है, सपोज राजस्थान में मूंगफली का तेल खाते हैं, तिल का तेल खाते तिल हैं, का। है ना। तो ये तेल लोकल, अगर हम राजस्थानी कुजीन में अगर ये ऑयल को यूज़ करेंगे उसका ज़्यादा फायदा है। साउथ के अंदर कोकोनट ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, गुजरात में मूंगफली का तेल यूज़ होता है, पंजाब में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। सो जो भी लोकल डिशेज हैं, लोकल तेल के अंदर वो भी कोल्ड प्रेस अगर यूज़ करें तो दैट इज़ बेस्ट, बट इन लिमिटेड अमाउंट। ये नहीं कि कोल्ड प्रेस तेल है तो मैं कितना भी खा सकती हूँ। यानी कि जैसे आपने बोला था कि सबकी एक अपनी लिमिट है। इट्स अपनी लिमिट है, दैट इज़ द मंत्रा। ओके, एंड ट्रांस फैट? ट्रांस फैट्स प्रोसेसिंग के बाद, कोई भी फूड अगर प्रोसेस्ड है, पैकेज्ड है, तो जो तेल को हम गरम करते हैं, तेल को प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो नॉर्मल तेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होके ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा नुकसान की चीज़ है। तो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाला ट्रांस फैट है? सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला ट्रांस फैट है, नॉर्मल फैट नहीं है ये तब डिवेलप होता है किसी फूड के अंदर जब उसको प्रोसेस किया जाता है। सो एनीथिंग जो आप पैकेट से खोल के सीधे खा सकते हैं, उसमें 99% चांस है ट्रांस फैट होगा। तो यानी कि हमें पैकेज फूड नहीं खाना चाहिए? पैकेज फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज़ जो आप पैकेट से खोल के डायरेक्टली खा सकते हैं, दैट विल हैव 99% चांस ऑफ हैविंग ट्रांस फैट। चाहे वो बिस्किट खा रहे हैं, चाहे चिप्स खा रहे हैं, चाहे कोई भी XYZ चीज़ है जो पैकेज होकर आई है, जो पैकेज होके आई, जो आपको डायरेक्ट खा सकते हैं, उसमें ट्रांस फैट्स होगा ही होगा। उन्हें अवॉइड करना चाहिए। उनको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली बिस्किट्स, कोला, ये चिप्स जो बच्चे खा लेते हैं, कुरकुर, मतलब एनीथिंग जो कि पैकेज्ड है, जो पैकेज्ड है। सो मैम, मेजोरिटी लोगों को वेट लॉस के बारे में गलत पता है, तो आप आज उन्हें बताइए फ्री वेट लॉस टिप्स जो सबके लिए एप्लीकेबल। सो वेट लॉस का एक सिंपल सा तरीका, जो बेसिक टिप है, वो ये है कि सिर्फ खाने से वेट लॉस नहीं हो सकता। खाना, राइट ईटिंग के साथ एक्सरसाइज का एक बैलेंस होना चाहिए। मैं अगर आपको परसेंटेज में डिफाइन करूँ तो 70% येस खाने पीने का बहुत बड़ा रोल है, बट 30% एक्सरसाइज का एंड फिजिकली एक्टिव होने का। एक्सरसाइज का मतलब है कि लोग 1 घंटा एक्सरसाइज कर लिया और 23 घंटे अगर आप इनएक्टिव हो तो दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के साथ साथ आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा और उसके साथ राइट ईटिंग। सो ईटिंग की अगर हम बात करते हैं, एक्सरसाइज तो देखो हर तरह की होती है। योगा अपना इफेक्ट पे प्ले करता है, योगा, वॉकिंग, स्ट्रेंथ रनिंग। ट्रेनिंग अपना करती है, कार्डियो अपना करता है। सो एवरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज का अपना रोल है वेट लॉस के अंदर, एंड एवरी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेट लॉस। बट अभी अपन यहाँ पे खाने की बात करते हैं। सो अगेन एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। थोड़े से टाइम के लिए आपको अगर थोड़ा प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना पड़े और कार्बोहाइड्रेट को स्लाइटली कम करना पड़े, ये मैं स्लाइट कम की बात कर रही हूँ, एलिमिनेट करने की बात नहीं कर रही कि मैं सिर्फ प्रोटीन खा रहा हूँ, मैंने कार्ब बंद कर दिए, जीरो कार्ब डाइट। बंद नहीं बीच के करना। अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई थी कि जीरो कार्ब डाइट, ओनली प्रोटीन एंड फैट।
बट वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट है। 10 दिन के लिए आप कर सकते हो, लेकिन 11वें दिन आपको वापस अपनी डाइट पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत प्रॉब्लम है आपके लॉन्ग रन के लिए। सो 3 गुड मील्स विद अ बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट, लॉट्स ऑफ वाटर, और फाइबर का अमाउंट आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए। नो जंक फूड, नो शुगर विच इज़ विजिबल, दिखती हुई शक्कर तो हमको खानी नहीं है। और तीसरी चीज़, जो जिन फूड में नेचुरली शुगर होती है वो भी हमको थोड़ा सा कम करना। सो कम वेट करना है। लॉस के अगर मैं पॉइंटर्स बोलूँ तो सबसे पहला पॉइंट है कि बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, 3 गुड मील्स 3 गुड मील्स, विच इज़ हाई इन प्रोटीन हाई इन प्रोटीन, एंड फाइबर। फाइबर। दो ओके, न्यूट्रिएंट्स का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। तीसरा हाइड्रेशन, आपकी बॉडी को आधे टाइम में आपको जब भूख लगती है तो एक्चुअल में आपको प्यास लग रही होती है, हाँ, आपको पता नहीं होता है, आप पानी की जगह आपको लगता नहीं यार भूख लग रही है। सो हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी आपको अपनी रिक्वायरमेंट को गेज करना है। ये नहीं होता कि 3 लीटर वाटर सबके लिए ठीक है, वो किसी के लिए 4 चाहिए, किसी को 2 चाहिए। सो वो आपको गेज करना है। ओके, एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एक्सरसाइज, सही सही एक्सरसाइज विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो, योगा, वो सारी चीज़ का कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो आपको अच्छे से करनी है। ओके। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप। अगर हम प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे तो भी हमारा वेट लॉस नहीं है। तो मिनिमम कितने घंटे सोना चाहिए? 7 से 8 घंटा एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत होता है, बट दैट शुड बी गुड डीप स्लीप। डीप स्लीप, डीप, अच्छी नींद आनी डीप स्लीप का मतलब यहाँ पे? चाहिए। एक होता है ना कि हमारे को टूटी टूटी नींद आती है, अगर आप अच्छी गुड स्लीप ले रहे हैं एंड दैट इज 6 आवर्स भी, तो हो सकता है किसी के लिए 6 घंटे की नींद भी बहुत अच्छी होती है। बट हाँ, नॉर्मल केस में 7 से 8 घंटे की नींद बहुत होती अच्छा, यानी वो बीच में ब्रेक नहीं होनी है, चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए। या आप सो तो फिर सीधा और सुबह ही दूसरी उठो। बात ये है कि लोग सोचते हैं कि 12 बजे सो के 8 बजे उठने में भी तो मेरी 8 घंटे की पूरी हो रही है। हाँ, वो भी। लेकिन आपका स्लीप का आपकी बॉडी की एक सर्काडियन साइकिल होती है, आपको वो साइकिल के अकॉर्डिंग अपना सोना उठना मैनेज करना होता है। जो नींद आपकी 10 बजे सो के 6 बजे उठ के जो नींद पूरी होगी, दैट इज मोर हेल्दी देन रादर स्लीपिंग लेट एंड गेटिंग अप लेट। अच्छा, तो आपको टाइम पे सोना चाहिए, ऐसा टाइम नहीं? पे सोना चाहिए, आपका स्लीप स्केड्यूल होना चाहिए कि आप रोज उसी टाइम पे सोएं, रोज उसी टाइम पे उठें। आपकी बॉडी हमेशा एक रिदम पे चलती है। ये नहीं कि आज तो मैं 2 बजे सो रही हूँ और आज मैं 8 बजे सो गई। हम्म, सो आपकी बॉडी, मैं आपको पहले बोला था, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि क्या कर रहे हैं। कि कभी 10 बजे सो रहे, कभी कभी दो 9 बजे बजे सो रहे हैं, कभी 8 बजे। तो आपकी बॉडी का एक स्लीप रेजीम होनी चाहिए। हम्म, आपकी स्लीप का स्केड्यूल होना चाहिए कि हाँ, 2 घंटे पहले मुझे मोबाइल देखना बंद हम्म, करना है, कि खाना मुझे 4 घंटे पहले खाना है, मुझे वाटर कितना पी के सोना है। हम्म, अगर मेरा माइंड रिलैक्स नहीं होता तो क्या मुझे कोई रिलैक्सिंग फूड को इंक्लूड करना, जैसे मैंने कैमोमाइल टी की बात करी थी। हम्म। कैमोमाइल टी बहुत हेल्प करती है आपको अच्छा सोने में। इनफैक्ट मॉर्निंग एक्सपोजर टू सन, धूप में, सुबह सुबह की? हाँ, सुबह की धूप भी आपकी रात की नींद को अफेक्ट करती है, बट वो क्योंकि तो हेल्दी है ना, हाँ, सुबह की धूप है ना। हाँ, तो सुबह की धूप अगर आप ले रहे हैं तो आपको रात को अच्छी नींद आएगी, हाँ, इसीलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ये आपकी सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम्म। सो नींद प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेट लॉस। ये लोग नहीं समझते, लेकिन अगर आप अच्छा नहीं सो रहे तो आपका वेट लॉस उतना अच्छा नहीं आएगा जितनी आप मेहनत करें। हाँ, उन्हें लगता है कि हम अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपका नींद प्लेज अ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्टली रोल। लोग दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं, एक तो डाइट और एक एक्सरसाइज। हाँ, तो क्या विदाउट एक्सरसाइज वेट लॉस पॉसिबल नहीं है? सी वो फिर गलत तरीके से होगा। गलत तरीके से होगा। आप खाने में रिस्ट्रिक्ट करके वेट लॉस करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी में जो टोनिंग चाहिए, आपकी हम्म, बॉडी को जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो फैट परसेंटेज को कम करके आपको मसल को बिल्डअप करना है, हाँ वो तो हाँ। आप कर ही नहीं रहे। हम्म। ओके, सो हमें कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो वेट लॉस के दौरान अवॉइड करनी चाहिए, कि ये तो आपको अवॉइड करना है, आपको ऐसे नहीं करना? सबसे पहला स्किपिंग मील्स। हम सोचते हैं कि खाना नहीं खा के हम ज़्यादा अच्छा वेट लॉस कर हाँ, सकते हैं, ये बहुत गलत है। इट्स अ कि वेरी, लाइक हम एक बार खाना खाएंगे तो हाँ, हो जाएगा। वो क्या होता है, आपकी बॉडी में नेगेटिव मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। हमारी बॉडी जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको स्टोर करने लग जाती है, बिकॉज बॉडी को ये नहीं पता कि आप खाना नहीं दे रहे, खाने की कमी हो गई अचानक। हाँ। सो बॉडी इसको लेती है कि खाने की कमी हो गई, तो वट एवर फूड आई एम गेटिंग, मैं उसको स्टोर करके रखूं, क्योंकि क्या पता कल इतना भी नहीं मिले। सो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ना चालू हो जाती है। जितनी आप मील्स को स्किप करेंगे, उतना आपकी बॉडी फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करने लग जाएगी और आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाएंगे। ओके, शायद इसीलिए जो जो लोग मतलब टाइम से खाना नहीं खाते, जो लेट खाना खाते हैं, लाइक किसी ने सुबह खाना खाया और फिर सीधा डायरेक्ट रात को, इसलिए उनके लाइक वो पेट वेट आने, गेन ज़्यादा, हाँ, वेट हाँ, गेन वो होता है, वेट गेन पेट आने ज़्यादा लगता है। करेंगे।
क्योंकि आपकी बॉडी व्हाटएवर फूड यू ईट उसको स्टोर करना चालू कर देती है, हाँ और बेली पे स्टोर फैट का स्टोरेज सबसे पहले स्टार्ट होता है, और चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो, और सबसे हार्ड और वही है। सबसे हार्ड टू लूज वही होता है। हाँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मील्स को स्किप ना करें। ओके। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि हम वाटर की रिक्वायरमेंट को ओवरलुक ना करें। पानी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वेट लॉस के अंदर और हमारी हेल्दी होने में। हम्म। सो पानी के रोल को आप लोग इग्नोर ना करें। थर्ड इज स्लीप। फोर्थ इज बैलेंस न्यूट्रिशन। आप किसी भी फूड ग्रुप को एलिमिनेट मत करो। एलिमिनेशन डाइट हमेशा नुकसान देगी। उसका 19-20, जैसे मैंने बोला कि प्रोटीन को थोड़े समय के लिए आप बढ़ा दें, हाँ कार्ब्स को थोड़ा सा कम कर दें। मैंने एलिमिनेट नहीं करा। कोई भी फूड को एलिमिनेट अगर आप करते हैं, हम्म अपनी डाइट से हटा देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ओके। जिस भी दिन उस फूड को री इंट्रोड्यूस करेंगे, ऐसा तो है नहीं आप जीवन भर के लिए उसको छोड़ हम्म। देंगे। तो वेनेवर हम उसको री इंट्रोड्यूस करेंगे, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डोंट गो फॉर एलिमिनेशन डाइट, डोंट गो फॉर रिस्ट्रिक्टिव डाइट। एक बैलेंस डाइट पे अपन ध्यान दें। अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है। भाई अगर आप बहुत ज़्यादा खाते थे तो आपको ये बोलते हैं भाई आप 4 फल का खाते थे, आप 2 खाना स्टार्ट करिए थोड़े से टाइम के लिए, जब तक आपका आपका वेट लॉस नहीं आता। और उसके बाद आपको फील होगा कि मेरी रिक्वायरमेंट ही 2 की थी, मैं तो 4 ज़बरदस्ती खा रहा था। बिकॉज आपकी बॉडी ना यूज टू हो जाती है, हाँ फिर आपका माइंड भी यूज हो जाता है कि यार मैं 4 फल के खाता हूँ, मैं 4 ही खाऊंगा, चाहे भूख हो ना हो। चाहे हो नहीं हो। तो आपको वो बैलेंस तरीके से डाइट को रिड्यूस करना है। सो बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज मैंने बता ही दिया, स्लीप मैंने बता दिया आपको, स्ट्रेस के लेवल्स को जितना कम रखेंगे उतना अच्छा है। सो ये कॉमन टिप्स हैं विच गोज फॉर एवरीबडी। ओके। बाकी हमेशा पर्सनलाइजेशन वर्क्स। जो चीज़ मेरे लिए वर्क करी ज़रूरी नहीं आपके लिए वर्क करे। बट ये एक जनरल हो गया। ये जनरल है। लाइक जैसे अभी बात ही चल रही है ना कि हेल्दी फूड की है ना, और एक अच्छे लाइफ स्टाइल की, तो एक डिटॉक्स डाइटिंग भी होता है जिसके अंदर उन्हें लगता है कि अगर वो सुबह सुबह खाली पेट नींबू पानी या फिर ग्रीन टी या फिर एप्पल सिडर विनेगर अगर ये सब पीते हैं तो उनकी बॉडी से डिटॉक्स निकल सकता है। तो क्या ये सच में फायदेमंद है या फिर एक मिथ है? सी डिटॉक्स का मतलब ये लोगों ने बना लिया है कि हम ये ऐसा कुछ पियेंगे हाँ तो हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स इकट्ठे हुए हैं हाँ हाँ। बिकॉज ऑफ एयर, बिकॉज ऑफ गलत खाना, बिकॉज ऑफ जंक फूड, वो सारे टॉक्सिन्स को हम फ्लश आउट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं होता उससे कुछ। फ्लशिंग आउट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हम्म हमारी बॉडी रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्स करती रहती है। जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इकट्ठे होते हैं, मेटाबॉलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में, कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करने में हमारी बॉडी में बाय प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, जिसको एलिमिनेट करने में हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स है जो रोल प्ले करते हैं। जैसे कि स्वेट, हमारी स्किन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिटॉक्स ऑर्गन है। किडनीज, लिवर, हमारा पेट, हमारी गट, डाइजेशन के जितने भी बाय प्रोडक्ट है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उसको एलिमिनेट करने में हमारा पेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो डिटॉक्स हमारी बॉडी के अपना बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है जो डिटॉक्स करता है।